सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 9 में। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय जिसका नाम है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम, इसका संक्षिप्त रूप से जो है अध्ययन करेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स है, खास जो बिंदुएं हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही संक्षेप में इसे हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गति क्या होता है। गति यानी कि मोशन किसे कहते हैं। तो सिंपली अगर कहें तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एक पेंसिल है, तो ये अभी क्या है, रेस्ट में है, ये विराम अवस्था में है। जब समय के साथ साथ इसमें इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। यह लगातार जो है इधर उधर हो रहा है, अपने पोजीशन को बदलता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है गति कर रहा है, ये गति में है, मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सराउंडिंग में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो गति कर रहा है। अगर हम गति के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ गति की बात करें, तो कई प्रकार के गति होते हैं। कुछ गति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, इसे हम सरल रेखीय गति या फिर सरल रेखा के अनुदिश गति कहते हैं। इसे रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है। कुछ गति ऐसी होती हैं जो वृत्ताकार होती हैं, सर्कुलर होती हैं, है ना, गोल गोल घूमती हैं, तो उसे हम वृत्ताकार या वर्तुल गति कहते हैं। और कुछ गति ऐसी होती है जो एक निश्चित समय के बाद दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति या फिर पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, है ना। हमें बताना है कि ये किस प्रकार के गति हैं। तो अभी हमने जो 3 गतियों की बात की उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे पहले देखिए क्या है, मार्च पास्ट करते सैनिक। जब सोल्जर परेड करते हुए सीधी सड़क पे चलते हैं तो उनकी जो मार्च होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गति का प्रकार होगा वो क्या होगा, सरल रेखा के अनुदिश या फिर वर्तुल या आवर्ती। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये है सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश गति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए दूसरा है सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी भी क्या हो रही, स्ट्रेट रोड पे चल रही, सीधी, तो ये भी क्या होगा, सरल रेखा के अनुदिश ही गति होगा। दौड़ते धावक के हाथों की गति। जब कोई धावक दौड़ता है, रनिंग करता है, तो उसके हाथ जो है क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो ये जो है एक तरह का आवर्ती गति, दोलन गति या आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आवर्ती गति। ठीक है, चलती साइकिल के पैडल की गति। अब पैडल क्या होता है, ऐसा गोल गोल घूमता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तुल या सर्कुलर मोशन हो जाएगा, वर्तुल गति क्या हो जाएगा, वर्तुल। क्लियर है। इसी तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है, मान लिया जाए यहाँ पे सूर्य, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वर्तुल गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तुल, क्योंकि ये भी सर्कुलर पथ पे घूमता है, गोल गोल घूमता है। झूले की गति क्या होती है, एक निश्चित समय पर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, दोहराती है। तो ये भी हमारा आवर्ती गति का उदाहरण है, दोलन गति या आवर्ती गति का उदाहरण है। उसके बाद है लोलक की गति। तो लोलक की भी जो गति होती है वो क्या होती है, आवर्ती गति का ही उदाहरण होता है। अगला पॉइंट है मंद अथवा तीव्र। मंद को कहते हैं स्लो और तीव्र को कहते हैं फास्ट। मान लिया जाए कि कोई एक निश्चित दूरी जाने के लिए 2 वाहन एक साथ चलते हैं, तो उनमें से कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। मान लिया जाए कि हम बिहार शरीफ से पटना जा रहे हैं, तो बिहार शरीफ से पटना जाने के लिए दोनों गाड़ियां जो है एक साथ खुलती हैं। अब उसमें से जो पहले पटना पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी गति जो है तीव्र है, वो फास्ट चल रही थी। और जो देरी से पहुंचेगा
तो हम कहेंगे कि इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड थी वो मंद थी, धीमी थी, स्लो थी। इस तरह से हमें जो है दो वस्तुओं के बीच जो गति है उसको मेजर करना होता है, ताकि हम बता सकें कि कौन तेज चल रहा है और कौन मंद चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र 9.1 में सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों को दिखाया गया है। कुछ सेकंड के बाद जो है यही जो गाड़ियों की पोजीशन है कुछ इस तरह की हो जाती है। यहाँ पे देखिए दो गाड़ियों को छोड़कर, ग्रीन और ब्लू वाले को छोड़कर सबकी पोजीशन ऑलमोस्ट वही है, सबकी रफ्तार लगभग उतना ही है। लेकिन ये हरी वाली गाड़ी यहाँ से अभी एकदम सबसे आगे निकल जाती है देखिए, और ये ब्लू वाली गाड़ी जो है यहाँ थी और ये भी लगभग आगे की ओर बढ़ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की जो गति है वो और सारे गाड़ियों की अपेक्षा क्या है, तीव्र है या तेज है। ये ज्यादा स्पीड में ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं। और आगे है चाल, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी कि किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, चाहे वो मिनट में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल या स्पीड कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो किसी भी वस्तु की चाल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। बच्चों, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ये कि यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल जो है असमान कही जाती है। यानी कि एक निश्चित दूरी तय करने में अगर उसकी चाल घटती बढ़ती रहती है, एक निश्चित चाल से, एक निश्चित स्पीड से अगर वो गति नहीं करती है, तो वो जो है असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु का नियत चाल से गति, यानी कि एक निश्चित चाल से, मान लिया प्रति घंटा 20 किलोमीटर की चाल से कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वाहन गति कर रही है, तो उसकी जो गति है वो एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। आगे है समय की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसका हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि समय देखकर ही आप विद्यालय जाते हैं, समय देखकर ही आपकी जो पीरियड्स की घंटियां लगती हैं, और एक निश्चित समय के बाद जो है घंटी बजती है और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होता रहता है। फिर एक निश्चित समय के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही लोग जो है समय देखकर अपने ऑफिसेज जाते हैं, फिर उनकी छुट्टी होती है, और कहें कि सारा जो कार्य है हमारा वो समय के अनुसार हम टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें इतना बजे तक ये काम कर लेना है, इतना बजे यहाँ पहुंचना है। और टाइमिंग का जो है हमारे जीवन पे काफी ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं चलते हैं तो हम अपना जो कार्य है वो समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, इसमें डिले हो जाता है, देरी हो जाता है। अभी तो हमारे पास समय देखने के लिए काफी ज्यादा युक्तियां हैं, घड़ी है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल वॉच हो या घर में क्लॉक हो, दीवार घड़ी हो, डिजिटल घड़ियां हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंटली अभी मोबाइल है आपके पास, तो हम काफी आसानी से समय को माप लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर घड़ी ना हो या फिर पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थीं, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो समय की माप किस प्रकार करते थे और उन्हें समय का ज्ञान कैसे होता था। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे सूर्य या फिर चंद्रमा, इनकी मदद से जो है समय की माप करते थे। जैसे सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक के
समय काल को जो है वो एक दिन मान लेते थे। इसी प्रकार चंद्रमा एक नन्हा सा निकलता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है और फिर गोल हो जाता है और फिर धीरे धीरे घटता हुआ एक समय आता है कि वो दिखाई नहीं देता है और फिर अगले 1-2 दिन के बाद फिर से वो एक नया नन्हा सा चांद बनकर निकलता है। इस पीरियड को उन्होंने एक मास मान लिया, एक माह मान लिया। प्रत्येक मास के हिसाब से 12 मास को उन्होंने एक साल मान लिया। तो इस तरह से पहले जो है समय का ज्ञान होता था। लेकिन क्या हम केवल दिन, महीने और साल में ही समय को काउंट करते हैं? नहीं, आज हमारे लिए जो है एक एक सेकंड कीमती होता है। तो प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियां जो हैं वो घड़ियां ही हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी घड़ियों को देख भी पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जानने की उत्सुकता है कि घड़ियां जो है वो कैसे समय मापती हैं? तो घड़ियों की कार्यविधि क्या होती है? काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है ना? एक पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद इनकी जो सुइयां हैं वो घूमती हैं। सेकंड वाला कांटा 1-1 सेकंड पे आगे की तरफ चलता है और फिर इसी तरह से मिनट का कांटा प्रत्येक मिनट जो है थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए 1 घंटे में एक पूरा जो है सर्कुलर मोशन करते हुए पहुंच जाता है। और इसी तरह से घंटे वाला कांटा जो है 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंच पाता है। तो इन घड़ियों में जो है आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। घड़ियों के अतिरिक्त जो एक सरल लोलक होता है वो भी आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण होता है। यहाँ पे आप देखिए एक सरल लोलक को दिखाया गया है। ये मान लिया जाए इसका गोलक है और ये एक निश्चित दूरी पे लटका हुआ एक डोरी के साथ ये अपनी अभी विराम अवस्था में है। इसको जब हम गति देते हैं, इसको मान लिया जाए कि खींचकर यहाँ पे लाया जाता है, तो ये वापस 0 पे आके फिर B की तरफ जाता है, फिर B से 0 की तरफ आके फिर A की तरफ आता है। ये इस तरह से दोलन करता है, गति करता है। तो चित्र 9.4 जिसे आपने अभी देखा में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। ये पहला वाला जो पोजीशन था ये माध्य स्थिति है उसकी, ये विराम अवस्था में है, रेस्ट पीरियड में है। जब लोलक के गोले को, इसका जो गोलक होता है उसको धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक जो नीचे लटका हुआ है अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति यानी A से दूसरी चरम स्थिति यानी B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। तो बच्चों, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई लोलक जो है 20 दोलन करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है तो उसकी आवर्त काल क्या होगी? उसकी आवर्त काल होगी लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या, यानी कि 42 सेकंड में 20 से आपको भाग दे देना है जो कि निकल के आएगा 2.1 सेकंड, यानी कि उसको एक दोलन करने में 2.1 सेकंड का समय लगता है। आगे है समय तथा चाल के मात्रक। तो बच्चों, समय का जो मूल मात्रक है वो क्या है? सेकंड है। इसका प्रतीक S है, ठीक है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल दूरी बटे समय है, अतः चाल का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है।
एक और यहाँ पे खास पॉइंट है कि किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी की जो नब्ज जो होता है उसका, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करता है, गति करता है। और बच्चों, जब लोलक वाली घड़ियां जो है प्रचलित नहीं हुई थीं, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। उनमें धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो है जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी का एक उदाहरण दिया गया है। ये वाला जो है यहाँ पे लगा हुआ है और सूर्य की छाया के हिसाब से यहाँ पे जो है समय का माप किया जाता है। इसी प्रकार रेत घड़ी और जल घड़ियां भी उपयोग में लाई जाती थी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं रेत घड़ी में जो है ऊपर से रेत जो है नीचे की ओर एक गिरता रहता है और एक निश्चित समय के बाद जो है ये रेत का गिरना खत्म हो जाता है। फिर इसे उल्टा कर दिया जाता है, फिर वो रेत जो है उतना ही निश्चित समय में पूरी तरह से नीचे की ओर गिरता है। इससे जो है समय का आभास होते रहता है, पता चलते रहता है। और इसी तरह से जल घड़ी भी होता है। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद पानी जो है टपकता रहता है और निश्चित समय के बाद जो है ये पानी पूरा नीचे की ओर टपक जाता है, गिर जाता है और इस प्रकार जो है समय का पता चल जाता है। आगे है चाल मापना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो बच्चों, चाहे वो दोपहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर्स हो, यहाँ पे आपने देखा होगा गाड़ियों में आगे की तरफ इस तरह से एक मीटर लगा होता है जिसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा जो है लिखा होता है और इस तरह से मीटर में अंक जो है निर्धारित किए होते हैं, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, है ना। और गाड़ी जब स्पीड में चलती रहती है तो ये कांटा जो है बताता है कि वो गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, या यहाँ पे अभी 20 किलोमीटर से भी थोड़ा धीमी चल रही है। तो इससे देख करके जो है हमें पता चल जाता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। साथ ही साथ गाड़ी में एक और भी मीटर लगा होता है जिसको पथ मापी या ओडोमीटर कहा जाता है। ये आपको बताता है कि हमने अभी तक कितनी दूरी तय की है। मान लिया जाए गाड़ी स्टार्ट होने के समय मान लिया जाए कि 4000 किलोमीटर अभी तक चला हुआ है, तो आप 4000 आप रीडिंग ले लीजिए कि अभी 4000 दिखा रहा है। अब 1 घंटा चलने के बाद मान लिया जाए कि आपको दिखा रहा है कि 4040 किलोमीटर अब हो चुका है। तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि जब हमने रीडिंग लिया था तो 4000 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी 4040 है, यानी कि हमने 40 किलोमीटर की दूरी अभी आगे और तय कर ली है। तो इस तरह से जो है चाल को मापने के लिए हम अपनी गाड़ियों में चाल मापी की मदद ले सकते हैं और दूरी को मापने के लिए हम पथ मापी या ओडोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और फॉर्मूला है। दूरी बराबर क्या होगा, जिस तरह से हमने देखा था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसी तरह से दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम दूरी समय ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझेंगे, जो कि चित्रीय निरूपण होता है किसी भी दूरी या समय को दिखाने के लिए। सबसे पहले हम एक स्तंभ ग्राफ देखेंगे जिसे हम बार ग्राफ भी कहते हैं, और ये अक्सर आपने क्रिकेट मैच वगैरह में आसानी से देखा भी होगा। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये ओवर की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ओवर है। और यहाँ पे प्रत्येक ओवर में दिए गए रन कितने हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रनों की संख्या है। पहले ओवर का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका बार जो है 1 के सामने आके रुक जाता है, यानी कि पहला ओवर में कुल मिलाकर 1 रन दिया गया है। दूसरे ओवर में रनों की संख्या जो थी वो 5 रन थी, देखिए आप। तीसरे ओवर में जो है 3 रन गया था। चौथा ओवर सबसे महंगा ओवर था और इस ओवर में जो है 10 रन कुल मिलाकर गए थे। 5वें ओवर में कितना रन है, 2 रन है।
और छठा ओवर में जो है कुल मिला के 6 रन गया है। तो ये जो इस तरह से स्तंभों में जब हम किसी डेटा को दिखाते हैं, किसी आंकड़े को दिखाते हैं, तो वो जो है स्तंभ ग्राफ या बार ग्राफ कहलाता है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए, ये है पाई चार्ट, इसे हम वृत्तारेख भी कहते हैं। ये वृत्त के आकार का होता है। मान लिया जाए यहाँ पे वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख दिया गया है, यानी कि मान लिया जाए कि यह एक सर्कल है, ठीक है। इसमें वायु में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में है वो हमें मान लिया जाए दिखाना है। तो वायु में जो है 78% मान लिया जाए कि क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो उसकी मात्रा जो है लगभग इतना हम दिखाना चाहते हैं। ये जो है पूरा का पूरा क्या है, नाइट्रोजन गैस का पार्ट है, ठीक है। इतना भाग जो है हमारा नाइट्रोजन गैस ले लेता है। अब इतना हिस्सा जो बचा 22 हिस्सा 22% में मान लिया जाए कि केवल 1% जो है अन्य गैसों का है, और बाकी का जो 21% है ये ऑक्सीजन गैस का है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1% बचा हुआ हिस्सा है ये अन्य गैसों का है, ठीक है, अन्य गैसें। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो नाइट्रोजन का है। तो जब हम आंकड़ों को यानी किसी डेटा को वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं तो ये जो है वृत्तारेख या पाई चार्ट कहलाता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखिए लाइन ग्राफ को देखते हैं, जिसे हम रेखा ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता एक रेखा ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे बच्चों की आयु है, यानी उनकी एजेस जो है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे करके दी गई है। और यहाँ पे उनका भार यानी कि जो उनका मास होगा वो यहाँ पे दिया गया है 10, 20, 30, 40 ऐसा करके, है ना। तो 12 साल की या 14 साल की एज में किसी बच्चे की भार कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लगभग 30 किलो के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो रेखा ग्राफ है उसकी मदद से भी आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे बस की गति को दर्शाता है एक ग्राफ देखते हैं। इस तरह से ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग 8 बजे जो है दिया गया है। 8 बजे वो विराम अवस्था में है। एक निश्चित समय यानी कि 8:30 बजे जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पे दूरी दिया गया है 20, 40, 60 ऐसा करके, और यहाँ पे समय दिया गया है 8:30, फिर 9, फिर 9:30। मान लिया जाए 8 बजे वो यहाँ पे इस पोजीशन में था, 8:30 बजे उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। फिर 9 बजे जो है उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो यहाँ से जो है 9 के सामने, तो यहाँ पे जो है 40 के सामने यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। और फिर इसको आप ऐसा ऐसा मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की जो है संरचना बन जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बजे वो 0 पे था, 8:30 बजे आधे घंटे के बाद 20 किलोमीटर, फिर 9 बजे यानी कि अगले आधे घंटे के बाद 40 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर और बढ़ गया, फिर 9:30 बजे 60 किलोमीटर, और फिर अगले आधे घंटे में यानी 10 बजे जो है वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे जो बस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसकी गति जो है क्या है, निश्चित है। तो इस प्रकार बच्चों हमने संक्षिप्त में जो है इस पूरे अध्याय को यहाँ पे पढ़ा है, जिसका जो निचोड़ है वो ये है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसका मूल मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है, जिसे हम इस संकेत के द्वारा भी लिखते हैं। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, जो एक निश्चित समय के बाद दोहराया जाता है। लोलक की आवृत्ति गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को
उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।